चलिए भाई। तो लास्ट के सेशन में हम लोगों ने ये जो क्लास आपके सामने दिख रहा है, ये क्लास हमने बनाना सीख लिया था। मतलब ओवरऑल हमने ऊप से स्टार्ट कर लिया था, राइट। तो हम लोगों ने क्लास का मतलब और ऑब्जेक्ट का मतलब ये सीख लिया था, है ना, कि क्लास क्या होता है ना ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इन दोनों चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए हमें। तो एज अ मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट और क्लास का मतलब तो हमें पता होना चाहिए बहुत डिटेल में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड क्लास क्या होता है। ओके। तो ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में, क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में कौन मुझे बताएगा? कोई मुझे बताए कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज क्लास। कोई बताए? सर रियल वर्ल्ड में जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाँ हाँ, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। और सर क्लास सेम टाइप की लॉजिकल ऑब्जेक्ट का कलेक्शन और क्लास कहलाता है सर। ओके। ऑब्जेक्ट को हम कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, रियल से, ऑड से, कोडिंग से, मेमोरी से। अच्छा, क्लास और ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए देखो, मैंने कल का टाइम कितना लिया, मतलब नेक्स्ट टाइम पे तो मैंने 1 घंटा लिया होगा, और आपने तो 1 मिनट भी उसको नहीं समझाया। आपको लगा कि बस ये तो बहुत आसान है ना। तो देखो यही फर्क है क्लास और ऑब्जेक्ट को समझाने का, समझने का, और आपको कहीं पे बताने का, है कि नहीं। 1 मिनट भी नहीं लिया होगा आपने कि इस तरह से बता दें, है कि नहीं। तो जी सर। ठीक है। सर मैं हाँ हाँ सर क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ, बोलिए। Sir, object it's a real world entity like it, which is having some state identity behavior. So, for example, you can take an example of an dog. So, its behavior is like walking and barking, all those things. And the state is nothing but color, all those things we can do. In class, it's a blueprint of an object. मतलब it consists of wizard data. ओके ओके, फाइन। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का मतलब लास्ट टाइम पे भी बता चुका था, और एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ क्लास और ऑब्जेक्ट का मतलब। थोड़ा सा समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। तो एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर, हमें जब भी कोई सॉफ्ट मतलब रिक्वायरमेंट मिलता है, उसे हम अपना एक ऑब्जेक्टिव मानते हैं, उसे हम अपना एक ऑब्जेक्ट मानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, अपना लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो हम इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में हमसे पूछा व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज क्लास, तो कैसे समझाएंगे? बोलेंगे सर द टर्म ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्लेन इन सो मेनी वेज. It can be explained from real world point of view, can explain from coding from point of view, and from memory point of view, and from class point of view. From real world point of view, sir, anything which exists in the real world, which we can see, touch, feel, and imagine, called an object, which having their physical, logical, tangible, or untangible existence. In the real world, anything is an object, which having their physical existence or logical existence. And every object having three characteristics: state, behavior, and identity. State means data. State means data. Data member of an object. And behavior means member function of an object. So for example,
So suppose we have a mobile phone. This is also an object. Suppose we have a car, bike. Anything is an object. So what is the property of this mobile phone? What is the data of this mobile phone? That is nothing but a length, bits, color, price. These are the properties. These are the data of an object. And what is the behavior? To call, to message, to surfing internet. These are the behavior of an object. And third one is the identity. Identity is nothing but it's a unique IMEI number, right? That is that is unique. Any unique thing of a particular object is nothing but a identity. Every object in the real world which having a state, behavior, and entity. Every object having in the real world which having state, behavior, and entity. But in real world, we can see that there is so many objects which having same state and same behavior. So here problem is arise how to categorizing these objects. In order to categorizing these objects, we wants to take a unique name from the real words that is used to categorize the same type of object. This unique categorization is nothing but a called class. If class is a logical categorization, a class is the logical categorization of similar type of objects. The logical categorization of similar type of object. Or you can say that a class is the blueprint for an object. Or you can say that a class is the way to achieve the encapsulation in Java, because once we are creating a class, all data member and member functions are going to be encapsulated in the particular class. So class is nothing, it is just providing a user defined data structure in a programming. तो शायद मैंने बहुत देर तक तो नहीं समझाया, बट हाँ अगर क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में मुझसे अगर पूछा गया तो मैं 2-3 मिनट 1-2 मिनट तो बोलूँ कम से कम, अच्छे से समझाऊँ। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कब कभी हम इंटरव्यू में अगर हम जाते हैं और हमसे हमें कुछ चीज़ों को समझाने का मौका मिलता है, चाहे वो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन ही क्यों ना हो, तो उसको जितने अच्छे तरीके से आए उसको समझाएं हम, किसी को भी किसी के सामने बोलें अच्छे से ऐसे। इससे क्या होता है ना, ये आपकी पता चलता है कि आप कितने टेक्निकली स्ट्रांग हो। ठीक है, मतलब कभी भी आप कोई भी चीज़ अगर आप समझाएंगे तो किसी के सामने तो आप ज़रूर ऐसे ही समझाएंगे, और इस तरह से समझाएंगे तो चीज़ों को थोड़ा आपके लिए भी सही रहेगा, सामने वाले के लिए जो सुनेगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरी क्लास का मतलब, ऑब्जेक्ट का मतलब, इनहेरिटेंस का मतलब, आपको लगता है बहुत कैजुअल ले लेते हो आप, अरे इतना तो है बस, अब कुछ भी थोड़ा बहुत बोल के निकल जाते हो आप, पूरा नहीं समझाने की कोशिश करोगे कि क्या है, कैसे है, ये है, वो नहीं, बस थोड़ा बोल दिया, खत्म कहानी। जितना मतलब आता है जिस हिसाब से, तो फिर वो भी सोचता है कि भाई इसने इसका चीज़ इस तरह से समझाया और किसी ने थोड़ा और अच्छे से समझाया, तो जो अच्छे से समझाया वो थोड़ा और लॉजिकली स्ट्रांग है, इसका मतलब वो एक इम्प्रेशन बन जाता है। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी सर, समरोज बात कर रहा हूँ। तो समरोज, मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो मैं पढ़ा लूँ, बात कर लूँ, फिर मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा, कहने का मौका दूंगा। ठीक है सर। मैं 50 बार ये बात बोल चुका हूँ, सबसे बोल चुका हूँ। और सब लोग ये रूल फॉलो करा करिए प्लीज। क्योंकि देखो ये एक ऐसा मोड है, अभी तो चलो हम लोग ज़्यादा नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो आप बोलिए, मैं आप सबको बोलने के लिए बिल्कुल छूट है, लेकिन जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मुझे थोड़ा समझा लेने के मौका दे दीजिए। मैं बोलूँ कि अब ठीक है, आप कुछ पूछ सकते हो, बोल सकते हो, तो आप ज़रूर पूछिए। मैं बिल्कुल हमेशा रुक के ऐसे मौका देता हूँ, तो वहाँ पे सब लोग बोला करिए। ठीक है।
तो हाँ, मैं क्या समझा रहा था, बात कट जाती है ना। हाँ, मैं ये समझा रहा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मतलब। अच्छा, फिर मैंने क्या किया था, एक ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखा था, जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को। अच्छा, जब ये तो क्लास और ऑब्जेक्ट का मतलब हमने बता दिया आपको। अभी ऑब्जेक्ट को हम कई तरह से समझा सकते हैं। हम कोडिंग से हमने केवल समझाया, रियल वर्ड से केवल समझाया आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये चीज़ आपको अभी जो बताई है, तो समझ लो कि एक रिफ्रेशमेंट था, जो हमने लास्ट टाइम पे आपसे डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। और इवन हमने एक रियल वर्ड का एक ऑब्जेक्टिव ले लिया था, जिस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे जिस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी। वो ऑब्जेक्टिव था कि भैया यूज़र का लॉगिन, हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें हम यूज़र की लॉगिन करवाना चाहते हैं, बहुत सारे यूज़र्स का। तो उसमें नेम होगा, एज, मोबाइल आईडी, ये सारा डेटा होगा। दैट इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड फंक्शनलिटी क्या होगी, मेथड क्या होगा, फंक्शनलिटी या मेथड या मेंबर फंक्शन, ये होगा लॉग इन, लॉग आउट, प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल को देखना, मतलब व्यू प्रोफाइल। तो ये हो गई फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट से ही उसकी स्टेट आ जाती है, बिहेवियर आ जाता है। स्टेट बिहेवियर को हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, जिसको डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन बोलते हैं। और फिर उस डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन को अगर हम क्लास में ना बनाएं, तो कोई भी कहीं पे भी लेके चला जाएगा। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन मतलब बिल्कुल कहीं पे भी किसी भी तरह से एक्सेसिबल हो जाएगी। डेटा मेंबर अलग है, मेंबर फंक्शन अलग है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन प्रोग्राम के बाहर कहीं पे भी एक्सेसिबल है। कोई भी इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। तो ऐसा बना दो कि उसको इनकैप्सुलेट कर दो। इसके लिए इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट बना, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन के बारे में कहा जाता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन टुगेदर। एंड इनकैप्सुलेशन एक जस्ट एक कंसेप्ट का नाम है। इनकैप्सुलेशन अचीव कैसे करा जाता है, इनकैप्सुलेशन अचीव करा जाता है क्लास के थ्रू। क्लास प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनकैप्सुलेशन। जो आपकी क्लास है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन है इनकैप्सुलेशन की। कहीं कहीं क्लास बनाने से इनकैप्सुलेशन अचीव हो जाता है। तो लास्ट के प्रोग्राम में, लास्ट के टाइम पे हम लोगों ने ये क्लास बनाया था, यानी कि हमने इनकैप्सुलेशन करा था। और कहीं न कहीं हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में लिख दिया था। कहीं न कहीं यूजर डिफाइंड डेटा का के लिए मैंने ये डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन ये सारा चीज बना दिया था। लेकिन इस प्रोग्राम में, इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था। अगर हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो हमारे हमारे डेटा मेंबर को अभी मेमोरी नहीं मिली। और कहीं ना कहीं जो रियल वर्ल्ड में हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूँ, आप हो, जो भी बंदा वेबसाइट में लॉगिन करने जा रहा है, अभी उसने लॉगिन किया नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना तो मतलब लॉगिन किया नहीं है। तो क्लास क्या होता है, क्लास जैसे एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना सीखना है। और किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने का पर्पस होता है उस क्लास का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी में लाना। और कहीं ना कहीं एक सिंपल सा मतलब है, अगर कोई भी यूजर वेबसाइट में लॉगिन कर रहा है, तो वो जो यूजर है वेबसाइट में जो लॉगिन कर रहा है, उस पर्टिकुलर यूजर का अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देखो, इस क्लास को देखो, तो इस क्लास में अभी कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि जी ये कौन सा यूजर है, किस यूजर के लिए लॉगिन फंक्शनलिटी हो रही है, नहीं पता चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि हमारे पास वो ऑब्जेक्ट बना नहीं, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी में आया नहीं। जैसे आप एक यूजर हो, किसी वेबसाइट में लॉगिन करने जा रहे हो, उसका एक ब्लूप्रिंट तो तैयार करके दे दिया गया कि यूजर आएगा, उसका नाम होगा, उसका पास होगा, उसका ईमेल होगा, मोबाइल होगा, आईडी होगी, एज होगा, ये डेटा होगा। फिर वो लॉगिन करेगा तो लॉगिन का लॉजिक लिखा जाएगा लॉगिन मेथड में, है ना। लॉग आउट करेगा तो लॉग आउट का लॉजिक लिखा जाएगा। प्रोफाइल को दिखाने के लिए प्रोफाइल का शो कराने का लॉजिक होगा कि वो डेटाबेस से प्रोफाइल निकाल के लाए, दिखाए। लेकिन अभी अभी डेटा तो रेडी है, मेथड रेडी है, यानी कि ब्लूप्रिंट रेडी है, स्ट्रक्चर रेडी है।
आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में, इस ब्लूप्रिंट में अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि डेटा कौन सा होगा, नेम कौन सा होगा, पास यूजर का नाम कौन सा, कौन इस यूजर, सूर्य यूजर है, समरूस यूजर है, कि सुरेश यूजर है, कि मोहन यूजर है, नहीं पता है। समझ में आई बात? तो इसीलिए हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अभी। अच्छा, अगर मान लो कि आपसे कोई ये पूछता है कि हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, तो उसका क्या आंसर दोगे? तो आप ये आंसर दे सकते हो कि क्लास जो होता है एक ब्लूप्रिंट होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, जो हमने रिक्वायरमेंट अपने माइंड में सोचा है, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट होता है। बात समझ में आ रही है? एक क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए। और जब तक हम एक ऑब्जेक्ट नहीं बना देते हैं तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी में नहीं आता। आप ऐसा बोल दोगे, जब इस प्रोग्राम को सर हम कंपाइल करेंगे तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो, मतलब कह सकते हो इस प्रोग्राम की जो डेटा है, इनको मेमोरी तब तक नहीं मिलेगी, इंस्टेंस वेरिएबल है, जब तक इनको मेमोरी नहीं मिलेगी, जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे अपनी क्लास का। तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पस ये भी बोल सकते हो कि किसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी देना और उस क्लास का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी में लाना। टेक्निकली तो यही होता है। अगर ये वेरिएबल स्टैटिक होता तो मेमोरी बिना ऑब्जेक्ट बनाए मिल जाती। मेथड स्टैटिक, सॉरी, मेथड तो खैर स्टैटिक होता तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल हो जाती, इसलिए स्टैटिक की बात नहीं करेंगे, इंस्टेंस की बात करेंगे। तो अगर हमसे ऐसे पूछा जाए तो हम दो टेक्निकल भी रीजन दे सकते हैं, किसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी लोकेट करना और किसी क्लास की नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना। ये पर्पस किसका है? ऑब्जेक्ट बनाने का। ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट बनाने के कई तरीके हैं। न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनते हैं, न्यू इंस्टेंस से बनते हैं, फैक्ट्री पैटर्न से बनते हैं, क्लोनिंग के थ्रू बनते हैं, ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग करी जा सकती है, क्लोन मेथड होता है जिसके लिए। तो कई तरीके होते हैं किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने के। न्यू इंस्टेंस, फैक्ट्री पैटर्न, क्लोन मेथड, देयर इज सो मेनी वेज, देयर इज सो मेनी वेज। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया भाई क्लास और ऑब्जेक्ट का मतलब, हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे। तो अब ऑब्जेक्ट बना के हम देखने जा रहे हैं, बट उससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले समरूस पूछेंगे भाई क्या क्वेश्चन है, और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन। जी सर, मैं ये कह रहा था सर, जैसे आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो सर इसका नाम जैसे ऑब्जेक्ट ही क्यों पड़ा होगा एंड क्लास का नाम क्लास ही क्यों पड़ा होगा? ये तो बता उससे दिया था रिलेटेड मैंने, मेरा सवाल था, बट ये तो जी मैंने सर, बताया था बता लास्ट दिया टाइम वो पे, आप। ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट क्यों है, क्लास का नाम क्लास क्यों, ये बताया था मैंने लास्ट टाइम। जी सर, जी सर, वो पॉइंट मेरा मिसिंग था तो मैंने कहा पूछ लूं सर, चलो क्लियर ठीक है। है, मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि संसार के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर आने वाले जितने भी रियल वर्ल्ड के एंटिटीज हैं, उनको वो बेसिकली किसी कॉमन नेम, किसी यूनिक नेम से आइडेंटिफाई करना चाहते थे। मतलब एक ऐसा नाम चाहते थे जो सब जगह लगाया जा सके, चाहे हम हैं, आप है, हवा है, पानी है, मतलब जिसका फिजिकल, लॉजिकल, टेंजिबल, अनटेंजिबल एग्जिस्टेंस है। मतलब ऐसा नाम चाहिए जो सब जगह लगाया जा सके, कॉमन नेम से सारी चीजें आइडेंटिफाई हो सके, ताकि जब भी प्रोग्रामिंग करी जाए तो उसी नेम से आइडेंटिफाई करी जाए। और अब मैं भी अगर आपको कभी कोई काम दूं एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर, तो उसको आप इजीली उसी नाम से आइडेंटिफाई करो, उसको कर पाओ। तो मतलब उनको चाहिए था बेसिकली एक यूनिक नेम, एक कॉमन नेम which is applicable on every real world entity, either it is physically exist or not। तो वो ऑब्जेक्ट ही नाम था बेसिकली। तो संसार में ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जो कि हर जगह लगाया जा सकता है। तभी तो हमारे गाड़ियों में, हम जो गाड़ी यूज करते हैं, कार वार, बाइक, उसमें हम तो देखते हैं कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर्स, ऐसे कुछ लिखा होता है। तो उसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर मतलब मिरर में कुछ भी जो दिख रहा है, मतलब कुछ भी, चाहे घोड़ा है, हाथी है, गाड़ी है, चाहे वो साइकिल है, मतलब जो सामने मिरर में कुछ भी दिख रहा है,
वो बिल्कुल आपको नज़दीक दिख रहा है, जितना वो आपको उसमें दिख रहा है उससे ज़्यादा क्लोज़र है वो, तो इसलिए थोड़ा आप ध्यान रखिए, ठीक है? मतलब जब भी वर्ड ऑब्जेक्ट्स का होता है तो मतलब कुछ भी संसार में ऑब्जेक्ट जो वर्ड आया, कंसेप्ट आया, वो यहीं से आया कि ऐसा कुछ नाम, ऐसा कोई नाम जो सब पे लगाया जा सके, तो वह है ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसका नाम ऑब्जेक्ट है। रही बात क्लास की, तो क्लास के बारे में कहा जा, मतलब क्लास का नाम क्लास क्यों पड़ा, या क्लास के तो ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं सबकी अपनी स्टेट होता है, सबका अपना बिहेवियर होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसका सेम स्टेट और सेम बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे समस्या ये आ गई कि यार वो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो सेम टाइप की स्टेट और सेम टाइप की बिहेवियर रखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कैटेगराइज करके एक नाम क्या दिया जाए, जैसे सेम टाइप की ऑब्जेक्ट्स की क्या बन जाए, कैटेगरी बन जाए। तो वो कैटेगराइजेशन जो इनको मिला रियल वर्ल्ड में, वो मिला क्या, दैट इज नथिंग बट अ क्लास। तो क्लास इज अ लॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास का नाम बेसिकली क्लास इसलिए पड़ा क्योंकि उनको सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करके एक नाम लेना था। तो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स को जहां पे भी कैटेगराइज करा जाता है वहां क्लास ही वर्ड यूज करा जाता है, चाहे कहीं पे भी आप ले लो, जैसे समाज में, सोसाइटी में, ट्रेन में, प्लेन में, जहां पे भी आप देख लो, सब जगह है यही चीज। तो बस ये इसका रीजन था, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करके एक नाम, यूनिक नेम, वो क्या है, क्लास। संसार में आने वाले हर रियल वर्ड के एंटिटी को आइडेंटिफाई करके प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना, वो क्या है, वो है ऑब्जेक्ट। इसलिए ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट है, क्लास का नाम क्लास। क्लियर? बताइए भाई। नहीं क्लियर है तब भी बताइए और समझाऊं? जी सर। और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? जिसको क्वेश्चन क्वेरी पूछना है प्लीज पूछ लीजिए। आप नहीं हेलो पूछेंगे तो हाँ जी, हाँ जी। सर, क्लास के अंदर अपन क्लास बनाते हैं क्या? क्लास के अंदर हम क्लास नहीं बनाते हैं जावा में। ऐसा मतलब क्लास के अंदर क्लास मतलब बनाना नहीं चाहिए, बट बना सकते हैं। तो चलो ठीक है, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है क्लास के अंदर क्लास बनाते हैं क्या, तो बिल्कुल बना सकते हैं, चलो ठीक है। अभी नहीं बनाइए आप, बट आगे बना सकते हैं, उसको नेक्स्टेड क्लास बोलते हैं। नेक्स्टेड क्लास बोलते ओके सर। हैं। और क्लास बनाने का एक सिंटैक्स होता है अपना, कि क्लास बनाने का सिंटैक्स होता है भाई कि क्लास लिखिए और क्लास का आइडेंटिफायर लिखिए। क्लास का आइडेंटिफायर लिखिए, मतलब क्लास लिखिए, क्लास का आइडेंटिफायर। और भी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। डेटा मेंबर, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो अभी भी मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट का मौका है, सोच के अपना पूछ लीजिए। फिर उसके बाद फिर मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, तो फिर मैं रुकूंगा नहीं, है ना। तो डेटा मेंबर, और ये हो गया मेंबर फंक्शन। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी, सर, एक प्रोग्राम में जैसे 3 या 4 मान लीजिए हम लोग क्लास बनाते हैं, ठीक? हाँ। तो सब में मेन बनाना जरूरी है ना? एक क्लास में एक प्रोग्राम में 3-4 क्लास बना दिए तो सब में मेन बनाना जरूरी है? नहीं, जरूरी कुछ नहीं होता है। आप बनाइए ना बनाइए, वो आपकी इच्छा है, बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। ये बात तो बिल्कुल फिर उसी तरह से हो क्लास गई, नहीं 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 राहुल, ये बात उस तरह से हो गई कि जर सर एक एक घर बनवाएंगे, उसमें 10 रूम बनाएंगे। एक घर बनाएंगे, उसमें 10 रूम बनाएंगे। और क्या 10 रूम को 10 रूम 10 रूम जो हमारे होंगे, क्या 10 रूम से कोई भी आदमी कहीं से भी आ जा सकता है? ऐसा वाली बात हो गई। तो आप सोचो क्या ये सही है? सिंपल सा मतलब है, फ्रंट वाला रूम है ना, जो बाहर वाला रूम है, ड्राइंग रूम है, या मान लो जो गेट की बिल्कुल सटे है, वहां पे चलो कोई भी आ सकता है, जा सकता है ना। बिल्कुल जो अंदर मेरा बेडरूम है वहां पे थोड़ी नहीं कोई आ सकता है, जा सकता है हमेशा 24 घंटा। हम्म। तो एक एक घर के अंदर 10 रूम है, 10 रूम को एंट्री पॉइंट नहीं बनाया जा सकता है, तो बस बना सकते हो बट बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। और बताइए।
सर जैसे सर क्वेश्चन है क्लास सर। हाँ बोलिए क्या हेलो रंजीत बताइए। सर जैसे मान लीजिए मैंने प्रोग्राम में 4 क्लासेज बनाए, ठीक एक है, प्रोग्राम में 4 और क्लास बनाइए। ठीक है सर। हम्म और क्या हुआ कि जैसे कि जब अपन रन करते हैं तो जावा और क्लास का नेम लिखते हैं, तो इसमें कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे इस क्लास को अपन मतलब नेम लिख वहाँ पे? एक प्रोग्राम में 4 क्लास बनाएं और जब हम लिखते हैं तो प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो क्या करते हैं रंजीत, जावा और क्लास का नाम लिखते हैं। नहीं सर, कंपाइल पे नहीं, रन पे। अच्छा, रन पे जब हम करते हैं तो जावा और क्लास का नाम लिखते हैं। अच्छा जी सर। ओके, तो हम ये कैसे समझे कि ये कौन सी क्लास, 10 क्लास होगी तो इसीलिए बात वही थी कि अगर 10 क्लास होगी और 10 में मेन होगा तो फिर जावा और क्लास का नाम अलग अलग सबको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, 10 क्लास बनाएंगे जब कभी भी तो उन 10 क्लास को एक किसी मेन से लिंक कर देंगे, एक जगह से लिंक कर देंगे और एक को रन करेंगे, उसके अंदर से बाकी सबको कॉल करते चले जाएंगे तो वो अपने आप लिंक हो जाएगा, अपने आप उसकी मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल हो जाएगी। बाकी ये रन तो एक बार में एक ही हो सकता है बिल्कुल, और कोई तरीका नहीं। जी हाँ सर, आप इस पे एक सर प्रैक्टिकल बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल भाई, मैं कह रहा हूँ कि आपको जो नहीं बताया है आपको वो सब पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब प्रोग्राम आपको जब जब आप आगे आ जाओगे, है ना, ये सारा चीज़ तो मैं खुद ही बताता हूँ। आप आगे आओगे तो आगे आपको सब कुछ मिलेगा। अभी जो पढ़ रहे हैं उस पे फोकस कर लें बस, हमारा यही सिद्धांत होता है और कोई हेलो बात नहीं जी है। सर। जी समझ रहे हो ना। हेलो हमें क्या है कि करंट टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन पूछो, खूब पूछो, और जो नहीं पढ़ा रहा हूँ उसकी चिंता नहीं करो, वो तो जरूर आएगा आने वाले टाइम पे। हर एक पॉइंट, हर वो छोटी बात जो आपके दिमाग में आ रही है वो सब आएगा। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन करंट टॉपिक से होगा तो ही पूछिएगा, कोई भी हो, है ना, चाहे वो क्लास, मतलब अभी 2 ही टॉपिक है, क्लास और ऑब्जेक्ट। सर क्लास में मेन क्या है, ये कितने बार रख दिया, वो कितने बार रख दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये मैं सब सिनेरियो खुद ही लेके चलूंगा और बताऊंगा। ठीक है, आगे मैं वो उसका एक टॉपिक है अलग से ना, हर चीज का टॉपिक है। अभी बस हम फोकस कर रहे हैं क्लास और ऑब्जेक्ट पे। तो आज आज क्लास और ऑब्जेक्ट ही चलने वाला, और कुछ नहीं चलने वाला है। तो जितना मर्जी उतना पूछो इसी से रिलेटेड। बाकी सर उसमें ऐसा कर दें तो उसमें ऐसा कर दें, तो आपको कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है, कोई वरी होने की जरूरत नहीं है, वो सारी जिम्मेदारी है। समरूस का क्वेश्चन बढ़िया था, उन्होंने पूछा कि भाई ये क्लास का नाम क्लास क्यों, ऑब्जेक्ट का नाम, ये मुझे नहीं क्लियर है सर, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताया। तो इसी तरह से कोई भी किसी का भी क्वेश्चन अभी इस क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, बेझिझक पूछिए, क्योंकि जिस चीज को हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने का मौका दोबारा नहीं देंगे हम। मतलब मेरा ये कोशिश रहता है कि मतलब एक चीज को जब पढ़ो उठाओ उसका अंत कर दो एकदम बिल्कुल फाइनल, फुल एंड फाइनल। हाँ जी, अब पूछिए, राहुल पूछिए क्या पूछ रहे हैं, बट क्वेश्चन करंट टॉपिक हेलो क्लास और ऑब्जेक्ट से होना चाहिए। हाँ जी। सर जैसे एक क्लास में जैसे बहुत सारे मेथड बनाते हैं, उस मेथड को मेन में हम लोग कॉल कर लेते हैं। अब देखो, अब फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, एक क्लास में कई मेथड बनाते हैं, मेन में उसको कॉल कर लेते हैं। चलो खैर तो उसी क्वेश्चन तरह पूछ लो, कोई जैसे बात। मेन में, चलो एक क्लास में बहुत सारे मेथड बनाते हैं, मेन में कॉल कर लिया, ठीक है, इतना चलेगा उसी आगे। तरह सर, तो उसी तरह सर क्लास भी मतलब 4 या 5 10 जो भी बनाना है बनाकर उसको मेन क्लास में कॉल करेंगे, उसके लिए भी मेन होगा क्लास। आ, एक क्लास में, अभी आपका मेरा क्वेश्चन इतना समझ में आया है, एक क्लास में बहुत सारे मेथड हैं, उसको मेन में हमने कॉल कर लिया। अब हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं और सब में मेन है, ये कह रहे हो, सब में मेन है। अब उसको कैसे चलाएंगे ये कह रहे हो, या कैसे कह रहे हो? यस सर, यस देखो सर पहले ऐसे तो ही। हर क्लास में मेन नहीं बनाएंगे, हर क्लास में मेन नहीं बनाएंगे, ये बात क्लियर हो गया। हम्म, हर यस सर। क्लास में मेन नहीं बनाना होता है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, रही बात एक क्लास में सारी क्लासेस को कैसे कॉल करेंगे, ये चीज हम आगे देखेंगे कैसे कॉल करेंगे भाई, अभी तो एक ही क्लास नहीं समझ में आ रहा यस है सर हमें।
अभी तो हमें एक ही क्लास नहीं समझ में आ रहा है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं और उसको यूज कैसे करें, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो हम एक से ज़्यादा क्लासेस को यूज करना और वो सब पे बात करना, मतलब हमारे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बाकी सबके लिए वो बेकार का चीज़ है जो नहीं जानता है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए थोड़ा सा उसके लिए रुक जाइए, आगे वो सारा चीज़ आएगा। ठीक है, कि कैसे हम लिंक करेंगे एक क्लास को दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास। ठीक, और क्वेश्चन पूछिए, और कोई क्वेश्चन पूछे। हर चीज का समय आएगा, बिल्कुल। आज से ही हम दिवाली की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? दिवाली आने दीजिए, दिवाली आएगा तो पटाखे जलेंगे, मिठाइयाँ खाई जाएंगी, बम धमाके होंगे, ठीक है, और क्या, और बढ़िया बढ़िया पकवान बनेगा, सब खाया जाएगा भाई, समय समय आने पे। ऐसा नहीं आज ही दिवाली का टेस्ट लेने शुरू कर दी। ठीक, और किसी का क्वेश्चन क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड? ठीक है, अगर है तो लास्ट के आधा आधा मिनट अगर मैं आपका इंतजार कर सकता हूँ कि कोई सोचे, नहीं तो क्लास बनाने का ये सिंटैक्स है, तब तक देख लीजिए। क्लास, क्लास का आइडेंटिफायर, क्लास, क्लास का नाम, उसके अंदर होता है डेटा मेंबर, फिर होता है स्पेशल मेंबर। ये जो चीज पढ़ाया जा रहा है ना, यहाँ से आपके आपके लॉजिक बिल्ड होते हैं, यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग की स्किल बिल्ड होती है। यहाँ से वो चीज बंदा सोचता है जिसको कुछ नहीं आता है, वो सोचे कि मैं प्रोग्रामिंग कैसे करूं, तो वो यहाँ से चीजों को सोच सकता है। कैसे सोच सकता है? तो ये सोचे कि मुझे करना क्या है। कुछ तो दिमाग लगाओगे, ऐसे थोड़ी ना डब्बा बन के थोड़ी ना काम चलेगा कि एकदम बिल्कुल खाली डब्बा बने हुए हो, बैठे हुए हो, एकदम दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तो फिर कैसे प्रोग्रामिंग हो पाएगी? नहीं, सोचो यार मुझे क्या करना है, मुझे ये ऐप बनानी है, ये वाली ऐप बनानी है, वो वाली ऐप बनानी है। विश्वास नहीं करोगे, मतलब मेरे पास रोज कॉल आता है ऐप बनवाने के लिए, ऐसा करने के लिए, और बिल्कुल नॉन टेक्निकल लोग भी कहते हैं मुझे ऐसा काम करवाना है, इस तरह की ऐप बनवानी है। तो उनके दिमाग में ऐसा बात आ सकता है, तो आपके दिमाग में भी आ सकता है कि मुझे ये काम करना है। अब जो भी काम करना है वो आपका एक ऑब्जेक्टिव है, बस बात यही सोचो। जो काम करना है वो आपका एक ऑब्जेक्टिव है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, चाहे वो कुछ भी निकाल लो। स्टेट होगा, बिहेवियर होगा, आइडेंटिटी होगी। स्टेट मतलब डेटा मेंबर, बिहेवियर मतलब मेंबर फंक्शन, और आइडेंटिटी मतलब एक यूनिक नेम जिसके थ्रू आइडेंटिफाई करा जा सके। और फिर उस स्टेट और बिहेवियर को एक क्लास के माध्यम से प्रोग्राम में लिखना शुरू करिए। क्लास, पहले क्लास लिखिए, क्लास का आइडेंटिफायर लिखिए, फिर वो डेटा मेंबर लिखिए जो आपका है यानी कि स्टेट, वो बिहेवियर यानी कि मेंबर फंक्शन। अब जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया कि कोई वेबसाइट है उसमें लॉगिन होगा, कोई ऐप है उसमें लॉगिन होगा, ऐसे ही कोई ऐप है उसमें लॉगिन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, मेलिंग होगा, चैटिंग होगी, और भाई ऐप में तो कई फंक्शनलिटी होगी, फिल्टरिंग होगी, शेयरिंग होगी, ऐप शेयरिंग होगी, है ना, और क्या होगा, यूआरएल ओपन होगा, ऐसे काम होंगे। अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनने जा रहे हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने जा रहे हैं, तो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो चीज़ होगी वो सब ये सब होगी। उसका डेटा निकालिए, मेथड निकालिए, फिर क्लास बनाइए, प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से सोचना पहले सीखिए आप कि करना क्या है। तो कई ऐसे हमारे भाई लोग होंगे जिनको यही नहीं पता है कि भाई कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है। कोई मेरे से आएगा पूछेगा, सर सर आप तो बहुत सारा पढ़ा दिए, अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले पुराना पढ़ लीजिए थोड़ा, जावा क्या है, जावा के फीचर्स क्या हैं वो पढ़ा दिया, फंडामेंटल सारा क्लियर कर लीजिए, कीवर्ड आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप, फिर मेथड बनाना सीख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाइए, मूव कर जाइए, और ऐसे सोचिए। आपको एक जैसे मुझे 2 नंबर का सम का एक कैलकुलेटर बनाना है, सम का प्रोग्राम बनाना, वो भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कुछ भी यार, कुछ भी सोच लो मुझे जो करना है, उसका डेटा लाइए, उसका मेथड लाइए, प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिए। तो जब एक क्लास हम बनाते हैं तो क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर है ऑप्शनल होता है, मेंबर फंक्शन ऑप्शनल होता है, इसीलिए मैंने इस वाले सिंबल में इसको लिख दिया है। इस सिंबल का मतलब ही ऑप्शनल है, यहाँ पे आप मान के चलो।
ये ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब मैं ऐसा लिख देता हूँ ऑप्शनल फॉर क्लास, मतलब मैंने ये सिंबल इसलिए लगाया जहां जहां वो ऑप्शनल है क्लास के लिए, यानी कि एक क्लास में डेटा मेंबर हो नहीं है या नहीं हो या ना हो, डजंट मैटर। मेंबर फंक्शंस नहीं हो, इनिशियलाइजर्स नहीं हो, डजंट मैटर, लेकिन कंसिडर एक क्लास में होता ही होता है। तो एक क्लास में कंसिडर होता है, और कंसिडर क्या होता है डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है तो मेथड ही, बट स्पेशल टाइप का मेथड होता है। कहते हैं एक बहुत ही अलग किस्म का मेथड होता है जिसके आगे स्पेशल वर्ड हमने लगा दिया, स्पेशल टाइप का मेथड। वो इस तरह का मेथड होता है जिसका नाम क्लास के नेम से ही सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं मेथड बनाते हो तो किसी भी नाम से बना लेते हो, लॉग इन बना लिया, लॉग आउट बना लिया, व्यू प्रोफाइल बना लिया, बट कंसिडर का नाम क्लास के नेम से सेम होता है, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसको हम फोर्सफुल्ली कॉल नहीं करते। कैसे बनता है? क्लास के नेम से भाई, क्लास के नेम से कोई भी मेथड बनाइए वही कंसिडर कहलाता है, बिना रिटर्न टाइप के। और ये हर क्लास में मैंडेटरी चीज होती है, हर क्लास में होती ही होती है, बाकी सारी चीजें हो या ना हो। इसीलिए तो हमने आज तक जब भी कोई प्रोग्राम बनाया होगा सबसे पहले क्लास बनाया होगा। क्यों बनाया होगा क्लास? क्यों बनाया होगा क्लास? आज तक जावा का पहला प्रोग्राम आपने बनाया, हेलो प्रोग्राम बनाया, याद करो वो पहला दिन, वो पहली क्लास, जब मैंने आपको पहले दिन कहा था कि चलो आज जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम बनाते हैं, और मैंने आपसे कहा कि क्लास बनाओ, प्रोग्राम स्टार्ट कर दो, और मैंने कहा था ये क्या होता है, एक एक चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वही सारा चीज आज बता रहा हूं मैं कि क्लास क्या होता है, क्यों हमने क्लास बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि हमारी एक रिक्वायरमेंट थी हेलो प्रिंट करना, वो एक ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्ट का डेटा लिखना, लिख दो, मेथड लिखना है लिख दो, नहीं है तो मत लिखो, फिर उसकी क्लास तो बना लो जरूर। क्लास का पर्पस है यूजर डिफाइंड डेटा को स्ट्रक्चर वे में लिखना। हम टेस्टिंग पर्पस के लिए क्लास बना रहे हैं तो क्लास का नाम टेस्ट दे दिया, जहाँ पे क्लास एक कीवर्ड है और टेस्ट उसका एक आइडेंटिफायर, ओपनिंग क्लोजिंग जो है ये उसका कहते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस जो हमने करा, ये क्लास का एक ब्लॉक है, इसी ब्लॉक के अंदर हम प्रोग्राम करेंगे। रंजीत चुकोटिया जी, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, बढ़िया है, समझ में आना चाहिए। सर कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ मैं समझने की। कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, ऐसा तो कोई बहुत बड़ा वो चीज पढ़ाया नहीं जा रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत छोटा सा चीज पढ़ाया जा रहा है। जब ये सोचोगे तो ज्यादा कोई क्या होता है, चांद तारे पे चलना थोड़ी ना सिखाया जा रहा है आपको कि भैया आपको चांद पे कैसे पहुंचा जाएगा, मंगल ग्रह पे कैसे पहुंचा जाएगा, बहुत ही सिंपल सा चीज पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही सिंपल सा चीज बता रहा हूँ। यही चीज कल भी बताया, यही चीज परसों भी बताया, यही चीज कितने दिन से समझा रहा हूँ। क्लास और ऑब्जेक्ट का ही मतलब पढ़ा रहा हूँ, और क्लास और ऑब्जेक्ट का मतलब अगर मैं कल आपसे पूछूं और आप न बता पाओ पढ़ने के बाद भी, तो फिर तो वो बच्चों वाली बात हो गई ना। अब तो हम इतने बड़े हो गए हैं, 17-18 साल के हो गए हैं कि भाई जो हमें पढ़ाया गया कम से कम उसको समझे, सोचें, फिर उसको याद करें, उसको कोई पूछता है तो उसको रिप्लाई करें, तो बस इसी से पढ़ाई हो जाती है। और क्या, पढ़ाई का मतलब यही होता है, मैं आपसे क्वेश्चन कोई पूछता हूँ, किसी से कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, तो बस उसका पर्पस यही होता है कि जी देखूं कि भाई आप कितना जानते हो, कितना आप अच्छे से समझा दे रहे हो, बस। तो ये एक बार में एक ही मतलब एकदम बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है कि एक सेकंड के अंदर एकदम तुरंत दिमाग में घुस जाने वाला है चीज, नहीं। तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार बैठ के पढ़ना होता है, समझना होता है। सैटरडे संडे होता है तो रिवीजन के लिए होता है, और आप सब लोग अपन बिल्कुल ईमानदार हो, अपनी ईमानदारी से आप खुद सोचिएगा कि सैटरडे संडे मतलब कितना हमने बैठ के मेहनत किया, हमने कितना रिवीजन किया, और जिसने नहीं किया तो इसका मतलब वही है कि भाई थोड़ा सा उसको मतलब ये है कि नहीं समझा पाएगा। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हमेशा हर सैटरडे संडे खूब बैठ के रिवीजन करिए, जो एक हफ्ते का पढ़ लिया पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो और तभी आप समझा पाओगे, तभी भाई जैसे रंजीत हो आप, तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि 2-3 घंटा अगर आप दे दो तो वही काफ़ी है हमारे लिए। हम तो ज़्यादा का मतलब यही जानते हैं, 2 घंटा 3 घंटा बस काफ़ी है। और टच में रहें,
अगर आपको कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम आए तो जी मेरे से पूछें, है ना। ये नहीं कि भागें। आप हमसे हमारी टेक्नोलॉजी से एक कदम दूर भागोगे तो वो आपसे 4 कदम दूर भाग जाएगी। इसीलिए नहीं, बिल्कुल टच में रहें, लगे रहें कि भाई कुछ ना कुछ तो करें। चलो एक बार समझ में आता है, 2 बार समझ में आता है, सब कुछ चलो समझ में ये भी आता है कि सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। किसी को थोड़ा ज़्यादा आता है, किसी को थोड़ा कम आता है, लेकिन कम कम मिला के ज़्यादा हो जाता है एक दिन उसको भी। कम थोड़ा सा यहाँ सीखा, थोड़ा वहाँ सीखा, थोड़ा सा वीडियो से देखा, थोड़ा प्री रिकॉर्डिंग सेशन सुन लिया, एक चीज़ को 2 बार पढ़ लिया, कहाँ जाएगा कौन सा चीज़, क्यों नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल। सो जब भी आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी ऐसे एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम, और उसके बाद इसके अंदर लॉजिक लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हमें क्लास बनाएं और क्लास के अंदर हमें कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर ऐसे बनता है, ऐसे क्लास की नेम से ही बनता है, ऐसे इस तरह से इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर बनाना। क्लास के नेम से होता है कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर अगर पैरामीटर देना है तो पैरामीटर दे दीजिए, इसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोल देंगे। इंट एक्स इंट वाई दे दिया ऐसे, और नहीं दिया तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो अभी तो मेरा फोकस है क्लास और ऑब्जेक्ट के बाद अब मैं कंस्ट्रक्टर पे भी आ गया। अभी वो भी चलेगा, साथ में कंस्ट्रक्टर भी चलेगा, क्योंकि उसका रिलेशन है इससे, इसीलिए इसको बताया जा रहा है। कंस्ट्रक्टर, इसका नाम कंस्ट्रक्टर ही क्यों है ये भी डिस्कस करेंगे। बट अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है जी, क्लास के नेम से होता है। इसका जन्म क्यों हुआ, क्योंकि हर इंसान का, हर चीज का संसार में जन्म किसी न किसी पर्पज के लिए हुआ है। हमारा भी जन्म किसी न किसी पर्पज के लिए हुआ है। हमारा जन्म तो इसीलिए हुआ है कि मैं आप जैसे लोगों को खूब सिखाऊं, पढ़ाऊं, मैं तो यही जानता हूं, और अपनी माँ बाप का सेवा करूं। बिल्कुल। तो हर इंसान का जन्म किसी न किसी पर्पज के लिए होता है। तो कंस्ट्रक्टर का जो जन्म हुआ है, ये इंसान तो नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ है, जावा का एक कंसेप्ट है, इसका भी जन्म किसी न किसी पर्पज के लिए हुआ होगा। लेकिन इसका पर्पज क्या है, सॉरी इसकी होता क्या है, एक स्पेशल टाइप का मेथड। कोई पूछे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है, एक अलग ही तरह का मेथड होता है, जिसके अंदर स्पेशल फीचर होता है। स्पेशल फीचर ये होता है, इसका नाम क्लास के नेम से सेम होता है, मेथड ही होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसके आगे वाइड भी नहीं लगा होता है, नॉट इवन वाइड। और बस इतना ही जानिए। और इसको हम अकेले कॉल नहीं कर सकते, बार बार कॉल नहीं कर सकते, ये ऑब्जेक्ट बनाने के साथ कॉल होता है, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होता है, ठीक है। और ये सब सारा चीज बता रहा हूँ, सारा चीज नोट्स में है। स्पेशल टाइप ऑफ मेथड हुज नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम, हुआ है वो, नो एनी एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप, नॉट इवन वाइड भी नहीं होता है, वाइड भी इसका रिटर्न टाइप नहीं हो सकता। अगर किसी कंस्ट्रक्टर का ऐसे रिटर्न टाइप वाइड लगा हो तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, वैलिड नहीं है। अगर आपने ऐसा लगा दिया और प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। तो फिर आपने कहा सर ये गलत है, तो कंपाइल कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये एक मेथड की तरह ट्रीट होने लगेगा, फिर ये कंस्ट्रक्टर की तरह ट्रीट नहीं होगा, ये भी बात है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका नाम क्लास के नेम से सेम रखना चाहिए, और इस तरह से नहीं रखना चाहिए, हटा दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर की बात। अब कंस्ट्रक्टर के से रिलेटेड एक रूल होता है। क्या रूल होता है, अब बाकी भी कंस्ट्रक्टर चलता रहेगा, कंस्ट्रक्टर खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है, अभी आज नहीं कल भी कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। इसको मैं डॉट जावा से सेव कर देता हूँ। अब कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड एक रूल होता है कि कहते हैं कि जब भी जावा के प्रोग्राम में हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो हमारा कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट दे देता है, ठीक है, कंपाइल टाइम पे। इसीलिए मैंने कंस्ट्रक्टर को ऑप्शनल नहीं बताया। मैंने कहा डेटा मेंबर ऑप्शनल होता है, मेंबर फंक्शन ऑप्शनल होता है, मैथ इनिशियलाइजर ऑप्शनल होता है, मतलब बनाओ ना बनाओ, बट कंस्ट्रक्टर ऑप्शनल नहीं होता। कंस्ट्रक्टर तो हर क्लास में होता ही होता है, एक कंस्ट्रक्टर हर क्लास में होता है। तो आपने कहा सर कहाँ होता है, कैसे होता है, आप दिखाइए। तो जब भी आप जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हो, जैसे मैंने लिखा जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से सेम, क्लास के नेम का मतलब टेस्ट क्लास है तो टेस्ट कंस्ट्रक्टर, यूजर लॉगिन है तो यूजर लॉगिन, सिस्टम है तो सिस्टम, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, मतलब जो भी क्लास का नाम है उसी नेम से कंस्ट्रक्टर होता है। ये क्लास लिखा हमने टेस्ट, लिख के एंटर मारा। अब देखिए जैसे कोड को हमने कंपाइल करा तो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर ने हमारे बाइट कोड के अंदर एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया। अगर हमने नहीं बना रखा है तो फिर से सुनिएगा,
अगर हमने कोई भी कंसिडर प्रोग्राम ने नहीं बना रखा है, चाहे वो डिफॉल्ट हो, पैरामीटराइज हो, नॉन पैरामीटराइज हो, अगर कोई भी कंसिडर हमने प्रोग्राम में नहीं बना रखा है तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे एक डिफॉल्ट कंसिडर प्रोग्राम में ऐड कर देता है। डिफॉल्ट कंसिडर, नॉन पैरामीटर वाला कंसिडर, ठीक है। बाइट कोड को जावा पी करके डिकम्पाइल करके देखा जा सकता है। जावा पी इज पार्शियली डिकम्पाइलर, नॉट फुल्ली डिकम्पाइलर, जो कि बाइट कोड को पार्शियली डिकम्पाइल करके उसके बाइट कोड को दिखा रहा है, जिस बाइट कोड में ये कंसेप्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ देखिए। तो मैंने क्या मैंने पढ़ाया, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने पढ़ाया कि भाई कंपाइलर कंपाइल टाइम पे कंसिडर दे देता है, चाहे बनाओ ना बनाओ। अगर बना दिया तो नहीं देता है, नहीं बनाओगे तभी देगा, ये भी बात है। और वो बाइट कोड को कैसे हम डिकम्पाइल कर पा रहे हैं? जावा पी नाम के टूल के थ्रू। जावा पी स्टैंड फॉर जावा प्रोटोटाइप, जावा का डिकम्पाइलेशन टूल है। डिकम्पाइल कर दिया उसने, बाइट कोड को डिकम्पाइल करके हमें दिखा दिया कि हमारे बाइट कोड में क्या है। ठीक है, बताइए भाई। यस सर। यस सर। जी सर। तो इसलिए क्लास के अंदर कंसिडर मैंडेटरी चीज होता है, क्लास में कंसिडर तो होता ही होता है, बनाइए ना बनाइए। ओके, बाकी आ जाते हैं अब उसी वाले यूजर वाले क्लास में। इस वाले क्लास को छोड़ते हैं, उस क्लास पे आ जाते हैं। ठीक है, अब जरा हम इस वाले क्लास पे आ जाते हैं। यूजर क्लास का ये डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हमने लिख दिया था, क्लास हमने लिख दिया था, प्रोग्राम हमने बना दिया था। अभी हमने मेन नहीं बनाया था, मेन बना लेते हैं। मेन बनाया नहीं बनाया? मेन नहीं बनाएंगे, प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा, रन नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम बिना मेन के कंपाइल तो हो जाता है, रन नहीं होता है। इसलिए मेन मेथड जरूरी है। देख लीजिए आप, जावा सी यूजर लॉगिन डॉट जावा, कंपाइल हो गया प्रोग्राम, लेकिन जब जावा करके रन करोगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम में मेन मेथड चाहिए होगा। इसलिए प्रोग्राम में मेन मेथड बना लेते हैं। तो हमने बना लिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड स्ट्रिंग ओपनिंग क्लोजिंग, ये हमने मेन मेथड बना लिया। ठीक है, मेन मेथड बन गया। अब कोड को कंपाइल करिए, कंपाइल हो गया। अब कोड को रन करिए, रन हो गया। आपने कहा आउटपुट कुछ नहीं आया। आपने कहा मेमोरी में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेमोरी में बस यही हुआ कि जब आपने इस प्रोग्राम को रन करा तो रन जैसे ही प्रोग्राम होता है, आप लिखते हो जावा और क्लास का नाम, तो सबसे पहले जावा नाम का टूल जेवीएम को चलाता है। जेवीएम चला, आपकी यूजर नाम की क्लास जेवीएम के पास गई, वो यूजर क्लास को मेमोरी में उसने लोड करा, ठीक है, मेमोरी में स्टोर करा। तो यूजर क्लास में जो चीजें होती हैं वो मेमोरी में जाती हैं। यूजर क्लास में था इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल मेमोरी में नहीं गया, क्योंकि हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ था, उसको मेमोरी ही नहीं मिली। मेथड जो हमारे हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो मेमोरी में जाके स्टोर हो गए, क्योंकि मेमोरी के अंदर अलग अलग एरिया होता है। हीप एरिया होता है, स्टैक एरिया होता है, रजिस्टर्स एरिया होते हैं, बहुत सारे एरिया होते हैं। अभी बस इतना ही जानो, बाकी जेवीएम का आर्किटेक्चर समझाऊंगा, सारा चीज डिस्कस करूंगा अलग से, क्योंकि देखो हर चीज में बहुत गहराई है जावा में, है ना। एक चीज पे पकड़ लूंगा तो फिर उसी पे ही फोकस कर पाऊंगा मैं। तो वो जो मेमोरी है वो क्या है क्या नहीं है वो डिस्कस करेंगे, बट अभी हमारा ये पॉइंट है यार, हमारे क्लास का फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना नहीं, और क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना तो यूज नहीं होगा कुछ। क्योंकि अभी अभी हम ऑब्जेक्ट बनाना और क्लास बनाना सीख रहे हैं, तो इसीलिए क्लास भी हम खुद ही बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट भी हम खुद ही बनाएंगे इसका। लेकिन लेकिन आप जरा सोचो, दिमाग लगाओ कि जावा में बहुत सारी लाइब्रेरी बनी हुई है, बहुत सारी क्लास बने हुए हैं, तो क्या उनके ऑब्जेक्ट भी पहले से बने होंगे क्या? नहीं। तो जो बंदा क्लास बना के देता है वही ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, क्लास कोई और देता है और ऑब्जेक्ट कोई और बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्कैनर एक क्लास है, स्कैनर एक क्लास है, वो तो कहीं यूटिल पैकेज में पड़ी हुई है, एक यूटिलिटी क्लास है। उसका काम क्या है भाई? उसका काम है यूजर से इनपुट लेना। स्कैनर क्लास का काम क्या है? यूजर से इनपुट लेना, ठीक है। तो स्कैनर एक यूटिलिटी क्लास है जो यूजर से इनपुट लेती है। वो क्लास किसने बनाया? जेम्स गॉसलिन ने।
ठीक है ना। वो जेम्स गॉसलिन ने क्लास बनाई और उसको यूज कौन करता है, मैं यूज करता हूँ। तो जब आप यूज करते हो तो ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, मैं बनाता हूँ। इसीलिए आप लिखते हो स्कैनर न्यू स्कैनर। क्या उसका उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट उन्होंने खुद ही बना के दिया हुआ है क्या, नहीं। इसीलिए याद रखना कि जो जब प्रोग्रामिंग होती है ना तो बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाते होंगे यार, यार ऑब्जेक्ट इसलिए बनाते होंगे। अब जैसे एक वर्ड में मैं आपको समझाना चाहूँ कि मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया आपके लिए, अगर आपको याद हो तो। स्कैनर ऐसे जोड़ न्यू स्कैनर क्यों लिखा हमने, ताकि स्कैनर क्लास का मेमोरी एलोकेशन हो पाए। स्कैनर क्लास का जब मेमोरी लोकेशन होगा वो फिजिकली मेमोरी में आ जाएगा तो उसके डेटा को भी मैं कॉल कर पाऊंगा, उसके मेथड को भी कॉल कर पाऊंगा। तो किसी क्लास के मेथड्स को कॉल करना भी पर्पस होता है ऑब्जेक्ट बनाना। नॉन स्टैटिक मेथड वगैरह जो भी होते हैं उनको कॉल करना, इसलिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी तो हम अपना क्लास बनाना और अपना ऑब्जेक्ट बनाना, तो जो ऊप्स पढ़ते हैं वो लोग थोड़ा सा आगे चल के कंफ्यूज होते हैं। आगे चल के सोचते हैं यार हमें क्लास बनाना है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। कभी ऐसा नहीं होता है कि जी हमें खुद ही क्लास बनाना है, खुद ही ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कोई और बनाता है। बिल्कुल उसी तरह की बात हो गई यार, इसी तरह की बात हो गई कि एक बात बताओ, खाना कौन बनाता है। खाना घर में कोई रसोईया बनाता है। जैसे मान लो शादी ब्याह होता है तो रसोईया बनाता है, क्या वो खाना बना के खुद ही खा लेता है क्या, है नहीं ना। वो तो भैया जो जो मतलब बंदा होता है, कैटरिंग वाला बंदा होता है जो खाना बनाता है, ठीक है। आप हल्दीराम में चले जाइए, कहीं और चले जाइए, जाइए देखिए वहाँ पे एकदम बढ़िया खाना बन रहा है, बढ़िया सारी चीज़ें बन रही हैं, है ना। और जलेबियाँ बन रही हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, क्या वो खुद ही खाने बैठ जा रहा है क्या? वो खा बना के रखा हुआ है और खाएंगे आप, वो सर्व करेगा, सबको देगा, फिर बचेगा उचेगा तो फिर बाद में देखेगा, ठीक है। तो चीज़ें बनाई जाती हैं दूसरे की फैसिलिटीज़ के लिए। आप कहते हो कि जी मुझे ये ऐप बनाना है, वो ऐप बनाना है, इसलिए बनाते हो ना, दूसरे का फ़ायदा हो, दूसरा फ़ायदा होगा, वो यूज़ करेगा ऐप, ऐप आपका पॉपुलर होगा, वही चीज़ है। तो सिंपल सा मतलब है, अगर मैं कोई क्लास बना रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट में मतलब इन जनरल सिनेरियो में तो ऐसा नहीं करते हैं कि जी हम ही क्लास बना रहे हैं, हम ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि स्कैनर क्लास जेम्स गॉसलिन ने बनाया, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना के रख दिया उन्होंने। यार ऐसे हो जाए तो भाई हज़ारों लाखों क्लासेस हैं तो करोड़ों ऑब्जेक्ट बन जाएंगे मेमोरी में, और ऑब्जेक्ट्स जितनी मेमोरी में बनते चले जाएंगे मेमोरी वेस्टेज हो जाएगी यार। तो हमारा इसको रियल वर्ड से रिलेट करो। मैं एक वेबसाइट में यूज़र हूँ, मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ, तो जैसे मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ उसका एक स्ट्रक्चर रेडी है। अब मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ तो स्ट्रक्चर रेडी है तो उसको मेमोरी तो देना पड़ेगा ना। जैसे लॉगिन कर लेगा उसका डेटा तो संभाल के रखना पड़ेगा ना। जैसे मेरे पास इतने सारे यूज़र हैं, जितने सारे लोग हैं पढ़ रहे हैं, अब इन सबको सबकी इन्फॉर्मेशन मुझे रखनी है। तो मैंने एक एक्सेल बना रखा है, सारे एक्सेल में सबका नेम और डिटेल, है ना, ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब स्टोर करके रखा हुआ है। तो वो जो एक्सेल में सबकी मैंने एंट्री कर रखी है वो हमारे लिए एक स्पेस हो गया, एक एरिया हो गया जहाँ हमने सबको रिजर्व करा दिया। उसी तरह से अगर मेमोरी के अंदर ये सारा काम होगा तो मेमोरी में मेमोरी एरिया देना पड़ेगा एक यूज़र को, और उसी मेमोरी एरिया को एलोकेट कराने के लिए, मेमोरी को एलोकेट कराने के लिए हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि इस क्लास को फिजिकली मेमोरी में एक एरिया मिल पाए। दिस इज द पर्पस टू क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। इसके लिए कोड करना पड़ेगा, हमें कोडिंग लिखना पड़ेगा जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाएं। तो कोडिंग ऑब्जेक्ट बनाने के, न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स होता है। क्या सिंटैक्स होता है, मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ आपके लिए। सिंटैक्स होता है कि जी पहले न्यू लिखिए, न्यू लिख दीजिए। लिखोगे कहाँ, जहाँ मर्जी वहाँ लिखो, जहाँ लिखोगे वहीं ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद क्लास का आइडेंटिफायर लिखिए, ठीक है। ये सिंटैक्स है, पैरेंथेसिस लगाइए, सेमीकोलन लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ARGS इफ एनी। देखिए किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन न्यू से ऑब्जेक्ट बनाना अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, मेमोरी लोकेट करने के लिए। मेमोरी लोकेशन कितने टाइप का होता है, दो तरह के। एक होता है स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, एक होती है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। तो आप सोचो किसी वेबसाइट में हम पहले से स्टैटिकली सोच के रख सकते हैं कि जी इतने यूजर आने वाले हैं। कोई ऐप में पहले से सोच के रख सकते हैं जी इसमें 4 यूजर आने वाले हैं, 40 यूजर आने वाले हैं, नहीं ना। तो स्टैटिक मेमोरी लोकेशन का मतलब कि मेमोरी फिक्स है कंपाइल टाइम पे, और डायनेमिक मेमोरी का मतलब वो रन टाइम पे जितने यूजर आएंगे उतनी मेमोरी एलोकेट होती चली जाएगी। तो क्या करना चाहिए, स्टैटिकली मेमोरी लोकेट करना चाहिए, डायनेमिकली करना चाहिए। डायनेमिकली सही है। स्टैटिकली करोगे भाई तो बहुत कह सकते हो कि वो उसमें वेस्टेज भी है और ड्रॉबैक भी है। मैंने 1000 मेमोरी एलोकेट कर ली और यूजर आए एक, तो बाकी सब तो बेकार है कि नहीं। इसलिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं।
बाकी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में अगर किसी को पता है तो मुझे बताइए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो ये बातें किससे चल रही हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, और उसी से रिलेटेड मैं इर्द गिर्द इधर उधर घूमूंगा, उसी से रिलेटेड चीजें पूछूंगा। ये नहीं कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं किसी और दुनिया में चला जाऊंगा, नहीं। अब ये क्वेश्चन पूछो तो ये मजेदार क्वेश्चन है कि सर ये मेमोरी एलोकेशन क्यों कर रहे हैं हम, सर ये मेमोरी एलोकेशन में स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी में क्या अंतर होता होगा सर, ये क्या मतलब होता है सर इसका, मेमोरी का क्या मतलब है, मेमोरी एलोकेट करने, मतलब यहाँ पे दिमाग दौड़ाओ आप, जितना आप करंट टॉपिक पे दिमाग दौड़ाओगे मजा आएगा बिल्कुल आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में। ये टॉपिक जो है ना फिर दोबारा तो घूम के नहीं आने वाला है। बताइए, कोई बताए मुझे कि मेमोरी लोकेशन तो दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और एक और चीज, ये जो क्या नाम है, स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, मेमोरी लोकेशन मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब मेमोरी एलोकेशन, ये भी समझ लो। ठीक है, बताइए 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 बताइए, तब तक मैं ऑब्जेक्ट बनाने का दूसरा सिंटैक्स लिखता हूँ, कोई मुझे समझाए सिंटैक्स, तब तक मैं लिखता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ओके सर, जो सर स्टैटिक जो मेमोरी एलोकेशन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल, तो वो पहले हम मतलब फिक्स करते हैं फर्स्ट, और डायनामिक में हम वो फिक्स नहीं करते हैं, वो डायनामिक ही होती है। लेकिन जो डायनामिक में जैसे मेमोरी एलोकेशन होती है वो एग्जीक्यूशन के टाइम ही होती है। जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है, जो प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का होता है, वो तभी होता है। तो इससे और जो है जैसे वो स्टैटिक हुआ, स्टैटिक में पहले से फर्स्ट चीज, और जो सेकंड इसमें जैसे, और डायनामिक की बात अगर हम और करें और स्टैटिक की, तो इसमें स्टैटिक में क्या हम ड्रॉबैक की अगर बैक मतलब ड्रॉबैक वगैरह की बात करें तो इसमें तो नहीं ड्रॉबैक तो बात की बात है। अभी तो जो आपने डेफिनेशन बताया स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी, तो वही मुझे नहीं समझ में आया। स्टैटिक मेमोरी मतलब फिक्स होता है, डायनेमिक मेमोरी बदलता रहता है, या तो मतलब एग्जीक्यूशन टाइम पे होता है, ये तो मतलब ये क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, और समझाइए हमें, डिटेल में समझाइए। ओके, इसका मतलब सर ये हुआ कि जो स्टैटिक मेमोरी होती है, स्टैटिक मेमोरी में जैसे ही हम पहले से ही पूरा सब कुछ फिक्स करते हैं। सर एक मिनट मैं और अच्छे से क्लियर करता हूँ। करिए अच्छे से क्लियर, बिल्कुल अच्छे से समझाइए। सर स्टैटिक मेमोरी में क्या होता है सर, जो कुछ भी एलोकेट हम करते हैं तो परमानेंटली ही होता है, जबकि डायनेमिक में ऐसा नहीं होता है। और जो एलोकेट मतलब स्टैटिक मेमोरी होता है एग्जीक्यूशन के प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले मतलब एलोकेशन की जाती है, और जबकि इसके जो डायनेमिक में होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के मतलब जो ड्यूरिंग की जाती है मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जो पहले बात आप बता रहे हैं वही बात बताया अभी भी आपने, बदला नहीं और स्टैक मतलब जो और स्टैटिक में स्टैक में इम्प्लीमेंट होता है, और उसमें हीप में होता है, डायनेमिक में हीप में होती है मेमोरी। हेलो सर। जी सर, मतलब उसमें जी स्टैटिक में बताइए। स्टैक में होता है और उस डायनेमिक में हीप में होती है। कौन बोल रहा था बताओ। सर और डायनेमिक हाँ में हम मेमोरी का रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, जबकि क्या स्टैटिक में नाम हम है नहीं कर आपका सकते। भाई, इनका क्या नाम है, नाम है प्रदीप प्रदीप। सर, हाँ प्रदीप, ठीक है कोई यस बात नहीं, आपको जितना आता था आपने बताया, बट मतलब सही नहीं है वो, है ना जो आप बता रहे हो, सर। परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, जिसको हम बोल ओके सकें परफेक्ट है, लेकिन ये है कि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, मतलब 50% बोल ओके सकते हैं सही है, आपकी नॉलेज आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। हाँ बाकी कौन बताना चाह रहा था, समरूज बोल रहे थे क्या, बोलो। सर। हाँ बोलो। जी सर।
सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, बट सर ये जो है ना इसमें कोई अंतर इतना कोई डिफरेंस होता नहीं है। स्टैटिकली हम उसे कहते हैं कि जब हम उसके साथ जो है हमारे जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, सर कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होता स्टैटिक एंड डायनामिक में। बाकी फर्दर आप बता दीजिए। ये कौन सी बात हुई यार, ये बताने के लिए बताया था कि इतना खास डिफरेंस होता नहीं है। अरे इतना खास डिफरेंस नहीं होता तो मैं क्यों पढ़ाने बैठता भाई, इतना खास डिफरेंस है, बहुत खास डिफरेंस है। और कोई बताए, और कोई बताए भाई, म्यूट कर लीजिए करके भाई। प्रदीप समरूज आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, आप लोगों की बातें हमने सुन ली, ठीक है, सबको पूछने का मौका मिलना चाहिए, बताने का मौका। और कोई बताए भाई। सर मैं बता रहा हूँ सर। आप अच्छा प्रिंस क्या नाम है, प्रीतम बताएंगे। हाँ प्रीतम बताइए। यस सर। सर जो स्टैटिक एलोकेशन होता है ना सर, वो सर कंपाइल टाइम पे परफॉर्म होता है सर। तो सर जो डायनेमिक होता है सर वो रन टाइम में परफॉर्म होता है सर। और सर इसका जो वैल्यू होता है सर, ये जो असाइन होता है सर स्टैक में होता है सर, स्टैटिक। और सर जो सर डायनेमिक एलोकेशन होता है सर, वो हीप में होता है सर। मैंने आपको म्यूट कर दिया था क्या, शायद या गलती से हो गए थे, मैं ऐसे कॉल कर रहा था। प्रीतम सॉरी, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए क्या कह रहे हो। स्टैटिक मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट होता है और डायनेमिक मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होता है, यही बताया आपने। हाँ जी सर, हाँ जी सर। लेकिन एक चीज आपने प्रीतम एक चीज आपने लेकिन छोड़ दी इसमें, वो ये था सर स्टैटिक मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट होता है, डायनेमिक मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होता है सर। लेकिन जो मेमोरी होती है वो हमेशा रन टाइम पे ही मिलती है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो। सर स्टैटिक मेमोरी लोकेशन और डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में बस एक ही लाइन का अंतर है कि सर स्टैटिक में कंपाइल टाइम पे डिसीजन हो जाता है और डायनेमिक में रन टाइम पे डिसीजन होता है। रन टाइम की मेमोरी लोकेशन में रन टाइम पे ही मेमोरी डिसाइड होती है और रन टाइम पे मिल जाती है। मेमोरी लोकेशन के केस में कंपाइल टाइम पे मेमोरी डिसाइड होती है, स्टैटिकली मेमोरी डिसाइड होती है और मिलती रन टाइम पे है। मतलब दोनों केस में मेमोरी हमेशा रन टाइम पे ही मिलती है। फिर डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस है बस अप्रोच का, डिफरेंस है अप्रोच का। दो तरह के अप्रोचेस होते हैं किसी काम को करने के लिए, उसको हम रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से समझ सकते हैं। रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई काम हम करने जाते हैं, जैसे मान लो कहीं मूवी देखने, पिक्चर देखने, घूमने फिरने, पढ़ने लिखने, कहीं पे भी जाते हैं तो दो तरह से डिसीजन करते हैं, एक डिसीजन वो होता है जो पहले से प्लान्ड है, एक डिसीजन वो होता है जो रन टाइम पे हम करते हैं। जो डिसीजन हम पहले कर लेते हैं वो स्टैटिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहीं घूमने जाना है हमें, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल हमें घूमने जाना है, फॉर एग्जांपल कश्मीर घूमने जाना है हमें, है ना, फॉर एग्जांपल हमें जाना है नैनीताल घूमने, हमें जाना है। तो हमने क्या करा कि पापा से बोला कि पापा एक काम करिएगा, हमें नैनीताल घूमने जाना है और हमें थोड़ा 10,000 रुपये की ज़रूरत है, दे दीजिए। अब सोच लो पापा क्या करने वाले हैं आपका। तो ऐसा हो सकता है कि दो चार रपटा गिर जाए और फिर उसके बाद सारा प्लान कैंसिल हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जी आपने अच्छा नंबर लाया है, पढ़ा है, अच्छा है, मतलब बिल्कुल आप पापा जो बोलते हैं वो आप करते हो, तो नो डाउट आपको पैसा मिल भी सकता है। अब जैसे सपोज करो कि चलो घूमने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए तो पैसा मिल सकता है ना, घूमने के लिए नहीं अगर सही तो पढ़ने के लिए तो पैसा मिल सकता है ना, ठीक है। अगर आप कहीं पढ़ने जा रहे हो तो नो डाउट पैसा दिया जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने समर ट्रेनिंग स्टार्ट करी, मान लो मैं समर ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब समर ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए जी मैंने कहा कि वही 45 डेज की ट्रेनिंग है जिसमें मैं क्रैश कोर्स टाइप का चीज़ कराने वाला हूँ, और मैंने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया, अपनी स्टोरी सब शेयर कर दी, ठीक है। अब कई लोगों ने प्लान बनाया कि जी मुझे समर ट्रेनिंग करना है, समर ट्रेनिंग के लिए कितनी पैसे की ज़रूरत होगी, चलो ठीक है, पैसा लगेगा, चार्ज लगेगा, या फॉर एग्जांपल इतना टाइम लगेगा, या मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, मुझे इंटरनेट की ज़रूरत है, ये सारा जो है ज़रूरत तो होगा ही होगा।
तो फिर आपने ये सारा प्लानिंग अपने फादर से बताया, अपने घर वालों से बताया, घर वालों ने कहा कि ठीक है, कब से होगा? आपने कहा समर में होगा। समर में होगा, ये प्रोजेक्ट बेस्ड पाइथन पे ट्रेनिंग होने वाली है, या फॉर एग्जांपल इस चीज़ पे ट्रेनिंग होने वाली है, उसको मुझे करना है। उन्होंने कहा कहाँ पे करना है? आपने बताया यहाँ पे करना है जी, एंड्रो जावा टेक फॉर यू जो चैनल है वही सर पढ़ाएंगे, एक कोई सूर्या है ना? अच्छा ठीक है, फिर कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? आपने कहा जी मतलब फॉर एग्जांपल आपको मान लो 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो आपने बताया कि भाई 5,000 की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा पैसा एक बार में देना है या अलग अलग बार में देना है? तो आपने बताया नहीं नहीं, 2 बार में देना है, पहले 2,000 देना है, फिर उसके बाद 3,000 देना है, या 2,000 फिर 1,000 रुपया, ठीक है? तो मतलब 3 बार में ऐसे ऐसे करके देना है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो ट्रेनिंग कहाँ करनी है, पैसे की कितनी ज़रूरत होगी, अच्छा उस पैसे का किस तरह से यूज करोगे, ये सारा चीज़ उन्होंने पूछ लिया और आपने सारा चीज़ बता लिया। और होने वाली है समर में, लेकिन आज आपने बोला और आज उसकी प्लानिंग हो गई, ठीक है? और अगर ट्रेनिंग की बात है, पढ़ाई लिखाई की बात है, तो पेरेंट हमारे रेडी हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है चलो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो क्या उन्होंने ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब पैसा दे दिया, ट्रेनिंग हो गई? नहीं ना। अच्छा, तो वो हो गए स्टैटिकली कंपाइल टाइम, स्टैटिकली पहले, अर्लियर, अर्लियर आपने चीज़ों को सोच लिया, पहले ही चीज़ों को आपने सोच लिया, डिसाइड कर लिया क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। अच्छा, अब दूसरा चीज़ ये हुआ, दूसरा चीज़ ये हुआ कि कहानी कुछ ऐसे बदली, कहानी कुछ ये हुआ कि भाई आप जब आप ट्रेनिंग के लिए सोच रहे थे तो आपका दोस्त भी था, दोस्त ने कहा, दोस्त से आपने कहा कि तू भी कर लो भाई, तो ने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं करने वाला यार, तुम देखो अपना, तुम्हारे मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसे खुद ही मास्टर हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे आता है यार, है ना, मैं कर लूँगा, कहीं से भी कर लूँगा ठीक। तो उसने नहीं सोचा। अच्छा ठीक है, समर आ गया, मान लो समर आ गया और आप जैसे ही समर में एंटर करते हो, मतलब मान लो 3rd ऑफ मार्च से ये सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब उसके बाद हुआ क्या, उस दिन जिस दिन सेशन होने वाला था, जैसे मैं ऑनलाइन लेके सब कुछ बैठने जा रहा हूँ, तो 10 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, तो आपका दोस्त भी आया, कह रहा क्या कर रहे हो, कह रहे यार मैं जा रहा हूँ, ये सेशन स्टार्ट होने वाला है, देखो इस तरह सेशन चलेगा। तो उसने देखा यार ये तो बड़ा ज़रूरी चीज़ है, उसको उस टाइम पे नहीं रियलाइज़ हुआ था, उस दिन उसको रियलाइज़ हुआ जी मुझे करना है। वो भी जाएगा अपने घर, अपने पापा से बोलेगा जी मुझे इतना चाहिए पैसा, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, इतनी रिक्वायरमेंट है, इस पैसे का मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पैसा देने वाला हूँ, इस तरह से मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ, है ना? तो मतलब यूज़, रिक्वायरमेंट और कहाँ खर्च हो रहा, क्या आइडेंटिटी होगी, कहाँ जाएगा पैसा, कितने बार में जाएगा पैसा, किस तरह से जाएगा, ये सब उसने बताया। तो क्योंकि वहाँ पे इतने पैसे की ज़रूरत थी, उसने तुरंत अपने फादर से बोला, तुरंत मान लो उस टाइम पे वो रेडी हो गया, वो तुरंत उसने ट्रेनिंग करा, उसी दिन उसने फिर तुरंत ऑनलाइन आ गया, वो पढ़ना शुरू कर दिया ठीक है? तो ये 2 तरह के अप्रोच हो गए भाई। एक में पहले डिसीजन हुआ था, एक में उसी दिन डिसीजन हुआ। लेकिन हुआ किस दिन? ट्रेनिंग किस दिन हुई? ट्रेनिंग 3rd ऑफ मार्च से शुरू हुई और उसी दिन सारा काम हुआ। दैट इज़ अ स्टैटिक और डायनामिक। तो जो आपका दोस्त था वो डायनामिक मेमोरी का एक बेस्ट एग्जाम्पल था और आप जो है स्टैटिक मेमोरी का एक बेस्ट एग्जाम्पल थे। तो कहते हैं इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, in case of static memory allocation, the use of memory, what? The use of memory, use, 3 बातें हैं, use of memory, requirement of memory, ठीक है ना, and identification of memory, ठीक है, is decided at compile time. In case of static memory location, the use of memory, requirement of memory and identification of memory is decided at compile time. कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है, ठीक है ना। बट रन टाइम के केस में यूज, रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेमोरी इज डिसाइडेड एट रन टाइम, बट इन बोथ केसेस मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम। फिर से मैं बता रहा हूँ, इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, द यूज ऑफ मेमोरी, the requirement of memory and the identification of memory is decided at compile time, and in case of dynamic memory location, the use, requirement and identification of memory is decided at runtime, but in both cases memory is allocated at runtime. यूज ऑफ मेमोरी का मतलब क्या हुआ? यूज ऑफ मेमोरी का मतलब हुआ कि मेमोरी का क्या यूज होने वाला है, यानी कि पैसे का क्या यूज होगा, ट्रेनिंग करोगे, ओके। रिक्वायरमेंट मतलब कितने पैसे की जरूरत है आपको, 5,000 रुपये की, ठीक है ना। अच्छा उस 5,000 का क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या करने वाले हो, मतलब पहले 2,000 खर्च, 2,000 रुपये, फिर 1,000 रुपये, इस तरह से जाने वाला है। दैट इज़ यूज़। किस तरह से यूज करोगे, मतलब समझ रहे हो ना, किस तरह से यूज करोगे, दैट इज़ यूज़।
रिक्वायरमेंट मतलब कितनी की जरूरत है। आइडेंटिफिकेशन मतलब वो जगह, वो पहचान, एंड्रॉइड जावा टेक फॉर यू, वहां पे जाके करना है। समझ में आई बात? दैट इज आइडेंटिफिकेशन। मतलब वो आइडेंटिटी, वो प्लेस कहाँ है जहाँ पे आपको ये काम करना है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। आपने प्रोग्रामिंग में लिखा int x इक्वल टू 10। ठीक है, सुनना ध्यान से। और आप प्रोग्राम किसका पढ़ रहे हो? सपोज करो आपने लिखा int x इक्वल टू 10, ऐसे लिखा, और ये है सी का प्रोग्राम। किसका प्रोग्राम है? सी प्लस का प्रोग्राम है मान लो। और कहते हैं सी के अंदर, वैसे इन जनरल ऐसे बोला जाता है कंपाइल टाइम मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है। किताब पढ़ोगे तो ये लिखा होगा, बुक पढ़ोगे तो ये लिखा होगा, स्टैटिक मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, रन टाइम जो पहले एलोकेट हो जाती है, और डायनेमिक मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होती है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जैसे अभी प्रदीप ने भी बोला कि स्टैटिक मेमोरी कंपाइल टाइम पे होती है, या नहीं भी बोला होगा, या फिक्स ऐसे कुछ बोला था मतलब, तो मैं मतलब समझाना ये चाह रहा हूँ। और नहीं बोला तो अच्छी बात है, माइंड में करना कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको। कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, मतलब कहने का ये है। आपने कहा होती है, तो हमने आपसे एक तर्क आपसे करूंगा, वो तर्क यही करूंगा कि अगर कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो जाती है तो फिर एक दिक्कत आ जाएगी। वो क्या दिक्कत आएगी समझिएगा। जैसे मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें लिखा है x इक्वल टू 10, इंट x इक्वल टू 10, इंट का साइज होता है 4 बाइट, और x इक्वल टू 10 का मतलब 4 बाइट मेमोरी में ये मेमोरी वैल्यू चली जाएगी। अब जैसे ही आपने कोड कंपाइल करा, बाइट कोड आपका बना, या सी का ही प्रोग्राम मान लो, सी का प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है कि आपने प्रोग्राम कंपाइल करा और exe बन गई, और कंपाइल करते ही मेमोरी लोकेट हो गई। कंपाइल करते ही मेमोरी लोकेट हो गई मतलब स्टैक एरिया में आपकी मेमोरी चली गई है ना, या किसी मेमोरी एरिया में आपकी मेमोरी एलोकेट हो गई। इंट की साइज 4 बाइट है तो इसका मतलब 4 बाइट का डब्बा हमारी मेमोरी एरिया में रिजर्व हो गया। आप सोचो कि सी का प्रोग्राम पोर्टेबल भी तो होता है। अब exe को पेन ड्राइव में कॉपी करके मैं दूसरे मशीन पे ले जाऊं जो सेम प्लेटफॉर्म हो, जिसका सेम सब कुछ हो, वहां पे लेके जाऊंगा चलाने के लिए, तो मेमोरी कैसे लेके जाऊंगा? मेमोरी को कैसे पेन ड्राइव में कॉपी करूंगा? exe फाइल तो चली जाएगी, मेमोरी कैसे जाएगी? सोचो, दिमाग लगाओ। ये बात समझना, मैं बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ बात। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने सी का प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने int x इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, और कंपाइल करा, exe फाइल बनी। exe फाइल जैसे ही बनी, कंपाइल टाइम पे मेमोरी मान लो एलोकेट हो गई। इंट की साइज 4 बाइट है तो 4 बाइट का मेमोरी एरिया मान लीजिए रैम में रिजर्व हो गया। तो अगर ऐसा हो गया तो सी का प्रोग्राम पोर्टेबल होता है, एक मशीन से दूसरे मशीन पे जा सकता है। अगर सेम प्लेटफॉर्म है तो वहाँ रन भी हो सकता है। तो आप एक बात मुझे बताओ कि मेमोरी तो एलोकेट हुई है, यहाँ पे इस कंप्यूटर में हुई है और मुझे चलाना है दूसरे कंप्यूटर में, तो फिर यहाँ से मेमोरी वहाँ कैसे लेके जाऊँ? हैं, समस्या आ गई ना। कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेट होती है कभी नहीं, कभी नहीं होती है। कंपाइल टाइम पे बस ये समझ लो कि डिसीजन हो जाता है, डिसीजन हो जाता है। जैसे आपका दोस्त या सॉरी आपने सोचा समर ट्रेनिंग करूंगा, तो समर ट्रेनिंग तो 3rd मार्च से ही करोगे ना, पहले नहीं कर लोगे। बस वही बात है कि यूज आपका डिसाइडेड है, रिक्वायरमेंट आपका डिसाइडेड है, आइडेंटिफिकेशन आपका डिसाइडेड है कि मेमोरी का क्या यूज होने वाला है। अब प्रोग्रामिंग में आ जाओ। यूज ऑफ मेमोरी का मतलब, रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी का मतलब इस एक्स वेरिएबल को कितनी मेमोरी की जरूरत है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी। 4 बाइट की जरूरत है कि इंटीजर की साइज 4 बाइट है, ये डिसाइड हो जाता है कंपाइल टाइम पे। समझ में आई बात? ठीक, दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी। यूज का मतलब, अब अगर 4 बाइट का मेमोरी होगा तो 4 बाइट में कितने डब्बे बनेंगे? 2 बाइट के 2 डब्बे बनेंगे, एक बाइट का 4 डब्बा बनेगा। दैट इज यूज। आइडेंटिफिकेशन का मतलब उस मेमोरी का नाम क्या है, उस मेमोरी का नाम एक्स है, जहाँ पे 10 वैल्यू जाएगी उस मेमोरी का नाम आइडेंट। तो कंपाइल टाइम पे जो मेमोरी लोकेट होती है ना, उसमें मेमोरी का नाम पहले ही पता चल जाता है, उसमें मेमोरी का रिक्वायरमेंट पहले ही पता चल जाता है, उसमें मेमोरी का आइडेंटिफिकेशन पहले ही पता चल जाता है। तो दैट इज कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। बस पता चल जाता है पहले, डिसाइड हो जाता है पहले, लेकिन मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, होती तो रन टाइम पे है। तो यानी कि जब आप एक्स पे डबल क्लिक जहाँ मारते हो, चाहे इस मशीन पे मारोगे चाहे वहाँ उस मशीन पे रन करोगे, वहीं पे डायनेमिकली वो एलोकेट हो जाएगा। फिर आपने कहा स्टैटिक और डायनेमिक में बस अंतर यही है, डिसीजन का अंतर है, डिसीजन का अंतर है। जैसे पिक्चर देखने जाते हैं जी, या कुछ भी काम करने जा रहे हैं, एक का डिसीजन पहले ले लिया, एक का डिसीजन ऑन द स्पॉट लिया, वही डिफरेंस है। ऑन द स्पॉट जो डिसीजन लिया, तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट, दैट इज डायनेमिक। रन टाइम पे सोचा, रन टाइम पे सारा काम कर दिया। अब क्लियर हुआ कुछ?
Sir, in case of static memory allocation, the use of memory, the requirement of memory and the identification of memory is decided at compile time. Word use करना decided, ना कि allocated. सर कंपाइल टाइम मेमोरी वो होती है जो कंपाइल टाइम पे एलोकेट हो जाती है, रन टाइम मेमोरी होती है जो रन टाइम पे एलोकेट होती है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, एलोकेट नहीं होती है, कंपाइल टाइम पे डिसाइड होती है। सर इन केस ऑफ कंपाइल टाइम मेमोरी लोकेशन, मेमोरी is decided, the use of memory, the requirement of memory, the identification of memory is decided at compile time, and in case of runtime memory location, these are decided at runtime, but in both cases memory is allocated at runtime. तो स्टैटिक और डायनेमिक जो मेमोरी होती है वो बस अप्रोच का फर्क होता है। स्टैटिक में डब्बे पहले बन जाते हैं, डायनेमिक में डब्बे रन टाइम पे ही बनते हैं बस। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको कंफ्यूजन सॉल्व हो गया होगा। तो प्रीतम ने ये चीज पढ़ा है, प्रीतम ने ये बात मेरे किसी वीडियो से देखा है, लेकिन उनको ये सारी बातें थोड़ी सी भूल गई थी, बाकी सारी बातें उन्होंने सही बताई। बताइए भाई प्रदीप, क्लियर हुआ? समझ में आई बात? सही बात है गलत बात है, पहले ये बताइए। क्लियर है या कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है ना? तो कभी भी मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट नहीं होती। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। तो हमें डब्बे पहले डिसाइड कर देने हैं क्या कि जी इतने यूजर आने वाले हैं, इतने यूजर आने वाले हैं, डब्बे पहले ही सोच के बैठ जाएंगे क्या? नहीं, पता ही नहीं है। 2 डब यूजर, 4 यूजर, कल को ऐप नहीं चली तो एक भी यूजर नहीं, कल को इतनी ऐप चल गई कि करोड़ों यूजर आ गए, तो मेमोरी तो रन टाइम पे एलोकेट होनी चाहिए ना। रन टाइम वाला अप्रोच बेटर है, कंपाइल टाइम वाला अप्रोच बेटर नहीं है उतना। रन टाइम पे अगर देखा जाए स्टैटिक मेमोरी लोकेशन का अपने एडवांटेज, अपने फायदे हैं भाई। अगर कोई बंदा पहले से सारा प्लानिंग करके चलता है तो उसके अपने फायदे होते हैं, और जो रन टाइम पे करता है उसके भी अपने फायदे हैं एक तरह से। थोड़ा पहले ही उतना हेडिंग नहीं लेना पड़ेगा, उतना काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के हैं, बट कहीं ना कहीं मेमोरी के रिस्पेक्ट में बात करा जाए, एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में बात करा जाए, और बात करा जाए कि मेमोरी वेस्टेज के रिस्पेक्ट में बात करा जाए, तो हमें तो रन टाइम वाला बेटर लगता है। और रन टाइम पे मेमोरी लोकेट करना ही जावा डज नॉट सपोर्ट स्टैटिक मेमोरी लोकेशन कंसेप्ट। जावा इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा का एक फीचर है, जावा इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हमारे यहाँ स्टैटिकली मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट नहीं है। हम कंपाइल टाइम पे मेमोरी डिसाइड भी नहीं करते हैं, हम डिसाइड नहीं कर सकते। जावा डज नॉट सपोर्ट द स्टैटिक मेमोरी लोकेशन कंसेप्ट, डायनेमिकली मेमोरी लोकेट होती है। सी में होता था, स्टैटिकली भी होता था, डायनेमिकली भी होता था। स्टैटिकली बाय डिफॉल्ट होता था, डायनेमिकली करने के लिए वो मेलॉक, केलॉक, रीएलॉक, पता नहीं क्या क्या चीजें होती थी जिससे वो करते थे। और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एक और फंडा बताता हूँ। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन अपने नेम से जानी जाती है, मतलब स्टैटिक मेमोरी को उसके नेम से पहचान लिया जाता है। जैसे ये इंडेक्स जो लिखा है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, कहीं ना कहीं इसका नाम है एक्स, ठीक है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे पता चलता है, मतलब डायनेमिक मेमोरी को रेफर कराने के लिए पॉइंटर का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी हमेशा नेम से नहीं पॉइंटर से रेफर होती है, पॉइंटर से रेफर होती है, पॉइंटर का कंसेप्ट होता है वहां पे। ठीक है, जब सी के अंदर कोई प्रोग्राम आप बनाते थे पहले, तो जैसे ही आप एक क्लास बना, मतलब एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कंपाइल करेंगे, जैसे ही कंपाइल करेंगे ना, कंपाइल टाइम के आपके ही EXE फाइल के अंदर एक डेटा टेबल क्रिएट हो जाता है, और जिस डेटा टेबल में मेमोरी सब फिक्स हो जाती है कि ये मेमोरी हो गई, ये उसका यूज हो गया, ये उसकी रिक्वायरमेंट हो गई, ये उसकी आइडेंटिटी हो गई। ये डेटा टेबल कंपाइल टाइम पे वो टेबल क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं डेटा टेबल। आप आज सर्च करिएगा डेटा टेबल का कंसेप्ट कि डेटा टेबल क्या होता है। सी के अंदर डेटा टेबल कैसे वर्क करता है, कि जैसे ही, अब मैं बहुत ज़्यादा इस डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि वो डेटा टेबल कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, बट आपने जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल करा ना, तो या आप बोलोगे तो ऑब्जेक्ट के बाद मैं वो समझा दूंगा कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद और सारा चीज़ करने के बाद। क्योंकि जैसे आप कंपाइल करते हो तो कंपाइल टाइम पे आपके बाइट कोड में एक टेबल बनेगा जिसमें मेमोरी का यूज़ क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब डिसाइड होता है। और जावा में ऐसा होता नहीं है, कंपाइल टाइम पे नहीं होगा, ये रन टाइम पे होने वाला है सब। तो और रन टाइम पे मेमोरी लोकेट करने के लिए हमारे पास तरीका है न्यू कीवर्ड, न्यू से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और न्यू से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू क्लास का आइडेंटिफायर लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे न्यू क्लास का नाम। अब ये जो न्यू का क्लास का नाम लिख रहे हैं, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, यही तो वो जालिम कंस्ट्रक्टर है, यही तो वो कंस्ट्रक्टर है जो कॉल हो रहा है।
क्लास के नेम से। देखो लिखा है न्यू क्लास आइडेंटिफायर, ये क्लास आइडेंटिफायर कुछ और नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर ही है। क्लास का नाम लिख के यहाँ पैरेंथेसिस लिखोगे, ये कंस्ट्रक्टर है। तो न्यू हमेशा कंस्ट्रक्टर के साथ कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट करने वाला, कंस्ट्रक्ट करने वाला, इसीलिए इसका नाम कंस्ट्रक्टर है यार, क्योंकि हम यहाँ मेमोरी कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, मेमोरी एलोकेट कराने वाले हैं, समझे आप? तो न्यू क्लास का आइडेंटिफायर लिखिए और ऐसे करके लिख दीजिए। ये न्यू से ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाने के और भी तरीके हैं। न्यू से भी है, न्यू स्टैंड से भी है, फैक्ट्री पैटर्न से भी है, क्लोनिंग से भी है, क्लोन मेथड भी है, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये दो तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के। दोनों तरीके में डिफरेंस कुछ क्लियर है? दोनों तरीके में डिफरेंस क्लियर है कि क्या कर रहे हैं हम? लो इसको तीन तरीके में कन्वर्ट कर देता हूँ। लो इसको तीन तरीके में कन्वर्ट कर देता हूँ। तीन तरीका वही नहीं, दूसरा वाले तरीकों को दो स्टेप में तोड़ दिया, और कुछ नहीं है। दूसरे वाले तरीके को दो स्टेप में तोड़ दिया। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो बताइए, मैं आपको समझाता हूँ। भाई बेझिझक पूछ सकते हैं आप कि सर ये बात नहीं समझ में आई। एक बार समझा दीजिए सर, नेट क्या? स्लो चल रहा है सर। सर समझा दीजिए सर, फर्स्ट वाला तो क्लियर है सर, ये सेकंड क्या ये मतलब मेमोरी लोकेशन का कंसेप्ट क्लियर है ना? स्टैटिक मेमोरी, डायनामिक मेमोरी, ये तो क्लियर है? जी 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 सर, जी सर। हाँ सर वो क्लियर है सर, ये ऑब्जेक्ट वाला समझा दीजिए सर। ऑब्जेक्ट वाला समझाता हूँ मैं आपको। देखिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जावा में न्यू कीवर्ड से जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो न्यू लिखते हैं, उसके बाद क्लास का आइडेंटिफायर लिखते हैं। न्यू लिखना होता है और क्लास का नाम लिखना होता है, ठीक है? और अगर कोई आर्गुमेंट है तो दीजिए, नहीं हो तो मत दीजिए। ये पहला सिंटेक्स हो गया। अच्छा, इस वाले लाइन को जो मैंने अभी सिंटेक्स हाईलाइट किया है, इस लाइन को समझाने में अगर मैं आज तो फिलहाल तो समझा ही नहीं पा रहा हूँ, कल अगर मैं समझाने बैठूंगा तो इस पूरे लाइन को समझाने में पूरा कल का दिन खत्म हो सकता है, पूरे 1.5 घंटे हमारे कल लग सकते हैं। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना डेप्थ है, इतनी गहराई है इस लाइन में। समझ रहे हो? तो बस मतलब ये है कि न्यू लिखा, क्लास का आइडेंटिफायर लिखा, ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और अगर कोडिंग में समझना चाहते हो तो हमें, हमारी क्लास का नाम है लॉगिन, तो हम न्यू के बाद यूजर लॉगिन लिखेंगे। अब यहाँ क्लास आइडेंटिफायर का मतलब क्या हुआ? क्लास आइडेंटिफायर का मतलब अपनी क्लास का नाम लिखिए मेरे, और ARJS फैनी मतलब कोई आर्गुमेंट दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, ठीक है? तो मैंने न्यू लिखा, क्लास का नाम लिख दिया, तो न्यू यूजर लॉगिन। अगर आपके पास स्टूडेंट क्लास है तो न्यू स्टूडेंट, एम्प्लॉय है तो न्यू एम्प्लॉय, कुछ और है तो कुछ और, तो जो भी है न्यू के साथ उसे लिखिए। तो इसमें जो आप लिख रहे हो न्यू, वो ऑपरेटर है जिसका काम है मेमोरी लोकेट करना, लेकिन उसके बगल में जो लिखा जा रहा है वो कंस्ट्रक्टर है जिसका काम है मेमोरी को कंसर्ट कराना, कंसर्ट करने में हेल्प कराना। ये वो कंस्ट्रक्टर है जिसके बारे में भी हम बात भी कर रहे थे, थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे, ठीक है? तो बाकी जो है हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट यही वो लाइन है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो मैंने हाईलाइट कराया आपको। यही वो लाइन है जो ऑब्जेक्ट कहलाता है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? लेकिन हम अगर ऐसा कर दें कि इसी ऑब्जेक्ट को बना के एक वेरिएबल में होल्ड कर लें, तो इसे बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट बनाया और एक वेरिएबल दे दिया, ठीक है? तो ये दूसरा सिंटैक्स हो गया, और उसका ये टाइप हो गया। इसको भी मैं कल समझाता हूँ, आज नहीं, आज डिस्कस जो बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना ही, ठीक है? और तीसरे लाइन में मैंने इसको यूजर लॉगिन यू लिखा, जैसे हम लिखते हैं ना इंट एक्स फिर एक्स इक्वल टू 10, तो उसी तरह से एक्स वेरिएबल यानी यू वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और यू इक्वल टू न्यू लॉगिन लिख दिया। तो ये तीन तरीके होते हैं न्यू से ऑब्जेक्ट बनाने के। न्यू से जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये तीन तरीके फॉलो करते हैं, ठीक है? कल मैं आपको इसे समझाता हूँ कि